नमस्कार दोस्तों, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग एलिट मनीष सर की क्लासेस। दोस्तों, आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ और उनके लिखे प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। एंड हियर कम्स आवर फर्स्ट पॉइंट। विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 to 1850 is one of the greatest poets of romantic age. He was primarily a poet, then a critic. His critical ideas are contained in his Advertisement to the Lyrical Ballads 1798, Preface to the Lyrical Ballads 1800, Preface to the Lyrical Ballads 1802 with an appendix on poetic diction. फर्स्ट पॉइंट में हमें विलियम वर्ड्सवर्थ की ईयर ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ डेथ के बारे में बताया गया है। दोस्तों, ही वॉज बॉर्न इन 1770 एंड डाइड इन 1850 और वो रोमांटिक एज के महान पोइट थे। मुख्य रूप से वो एक कवि थे और फिर उन्हें एक क्रिटिक भी बनना पड़ा और उनके क्रिटिकल आइडियाज़ हमें उनके लिरिकल बैलेट्स के एडवर्टिजमेंट में देखने को मिलते हैं, लिरिकल बैलेट्स के प्रीफेस में देखने को मिलते हैं और लिरिकल बैलेट्स के उस प्रीफेस में भी देखने को मिलते हैं जिसमें पोएटिक डिक्शन वाली एक थ्योरी भी आई थी। तो 1798, 1800, 1802 ये लिरिकल बैलेट्स के पब्लिकेशन के अलग अलग ईयर्स हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट इज लिरिकल बैलेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ and Samuel Taylor Coleridge, first published in 1798 and generally considered to have marked the beginning of the English Romantic movement in literature. Lyrical Ballads contains 23 poems, 4 by Coleridge and 19 by Wordsworth. Lyrical Ballads poems का एक कलेक्शन है दोस्तों, जिसे कि वर्ड्सवर्थ और कोलरिज ने लिखा था और ये पहली बार 1798 में आया था। और 1798 में आए लिरिकल बैलेट्स एक प्रकार से इंग्लैंड में लिटरेचर के रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस लिरिकल बैलेट्स नाम के वर्क में कुल मिलाकर 23 पोएम्स आई थी दोस्तों, जिसमें से 4 कोलरिज ने लिखी थी और 19 वर्ड्सवर्थ ने। द फर्स्ट पोएम इज द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर composed by Coleridge, and the last poem is Tinter-Abbey, composed by William Wordsworth. Next point is, in the advertisement of the lyrical ballads of 1798, Wordsworth stated that his object in adopting a simpler diction for his poems was merely to ascertain how far the language of conversation in the middle and lower class of society was adapted to the purposes of poetic pleasure. लिरिकल बैलेट्स के पहले एडिशन में जो एक एडवर्टिजमेंट के साथ आया था दोस्तों, उसमें वर्ड्सवर्थ कहते हैं, मैं सिंपलर डिक्शन या फिर ज़्यादा सरल शब्दों का चुनाव कर रहा हूँ ताकि ये देख सकूँ कि जो सामान्य बोलचाल की भाषा है, जो मिडिल और लोअर क्लास सोसाइटी में प्रयुक्त की जाती है, वो कहाँ तक पोएटिक प्लेजर को प्राप्त करने में हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज वर्ड्सवर्थ्स आइडियाज इन द एडवर्टिजमेंट ऑफ लिरिकल बैलेट्स वर अटैक्ड बाय द न्यू क्लासिकल क्रिटिक्स। द पब्लिकेशन ऑफ अ सेकेंड एडिशन ऑफ द लिरिकल बैलेट्स इन 1800 प्रोवाइडेड हिम विद द occasion to explain it. His principal object in these poems, he says, was to choose incidents and situations from common life and to relate or describe them with a certain coloring of imagination, whereby ordinary things should be presented to the mind in an unusual aspect. इस पॉइंट में हमें ये बताया गया है दोस्तों कि जो वर्ड्सवर्थ का पहला एडिशन था लिरिकल बैलेट्स का, जो कि एक एडवर्टिजमेंट के साथ आया था, उसमें वर्ड्सवर्थ ने एक नए किस्म की पोइट्री लिखने के बारे में बोला था जो कि न्यू क्लासिकल क्रिटिक्स को पसंद नहीं आ रही थी। इसीलिए उन्होंने लिरिकल बैलेट्स
और उसके साथ आए एडवर्टीजमेंट को वायलेंटली अटैक किया था दोस्तों। और सेकेंड एडिशन में आया हुआ प्रीफेस वर्ड्सवर्थ को ये अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपनी बात को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। वर्ड्सवर्थ लिखते हैं कि अपनी इन पोएम्स में उन्होंने इंसिडेंट्स एंड सिचुएशंस को लिया है फ्रॉम कॉमन लाइफ से और फिर उन्हें रिलेट और डिस्क्राइब करने की कोशिश की है विद अ सर्टेन कलरिंग ऑफ इमेजिनेशन। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो साधारण सी चीज़ें हैं, जो ऑर्डिनरी थिंग्स हैं, वो माइंड के सामने एक अनयूजुअल एस्पेक्ट यानी कि असाधारण तरीके से प्रस्तुत की जा सके दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट इज विलियम वर्ड्सवर्थ इज लेड टू अटैक द डिक्शन ऑफ द डे, दैट इज द डिक्शन यूज्ड बाय न्यू क्लासिकल एज राइटर्स। द रीडर, he says, will find that personifications of abstract ideas rarely occur in these volumes and are utterly rejected as an ordinary device to elevate the style and raise it above the prose. विलियम वर्ड्सवर्थ अपने इस प्रीफेस में न्यू क्लासिकल एज राइटर्स के डिक्शन पर अटैक करते हैं। वो कहते हैं कि पाठक पर्सनिफिकेशंस का बहुत अधिक प्रयोग पाते हैं न्यू क्लासिकल एज के राइटर्स में। वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को तक पर्सनिफाई करते रहते हैं ताकि साधारण से स्टाइल को वो एक एलिवेटेड यानी कि उच्च प्रकार के स्टाइल के रूप में प्रस्तुत कर सके और अपनी पोएम्स को प्रोज से ऊपर रख सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज इन पोएटिक डिक्शन बिसाइड्स द यूज ऑफ पर्सनिफिकेशन, Wordsworth include phrase and figures of speech which from father to son have long been regarded as the common inheritance of poets, periphrases, inversion, antithesis and other devices. सिक्स्थ पॉइंट में हमें ये बताया गया है दोस्तों, अपने पोएटिक डिक्शन के अंतर्गत वर्ड्सवर्थ सिर्फ पर्सनिफिकेशंस का ही प्रयोग नहीं करते, वो उन फ्रेजेस और फिगर्स ऑफ स्पीच का भी प्रयोग करते हैं जो कि लंबे समय से पोइट्स के द्वारा यूज की गई हैं, जैसे पेरीफ्रेसिस, इन्वर्जन, एंटीथेसिस और दूसरी डिवाइस। नेक्स्ट पॉइंट इज विलियम वर्ड्सवर्थ इज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर नीदर इज नॉर कैन बी एनी इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड metrical composition. As an instance, he cites some lines, the only ones he considers valuable from Gray's sonnet on the death of Richard West. अर्थात वर्ड्सवर्थ ये मानते हैं कि प्रोज और पोइट्री, जिसको कि वो मेट्रिकल कंपोजिशन बोलते हैं दोस्तों, इन दोनों की भाषाओं में कोई भी अंतर ना हुआ है और ना ही हो सकता है। अर्थात वर्ड्सवर्थ ये कहना चाहते हैं दोस्तों कि मेट्रिकल कंपोजिशन यानी पोइट्री की भाषा भी वही होनी चाहिए जो कि प्रोज की भाषा होती है। और अपनी इस बात को सिद्ध करने के लिए ट्रांजिशनल एज के पोइट थॉमस ग्रे द्वारा लिखी गई पोएम ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट की कुछ लाइंस का एग्जाम्पल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इन द प्रीफेस वर्ड्सवर्थ राइट्स that poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotion recollected in tranquility. The other definition of poetry given by Wordsworth is poetry is the breath and finer spirit of all knowledge. इस पॉइंट में हमें वर्ड्सवर्थ द्वारा दी गई पोइट्री की दो डेफिनेशंस के बारे में बताया गया है दोस्तों। पहला तो पोइट्री एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है पावरफुल फीलिंग्स का, अर्थात पोइट्री वो है जिसमें कि हमारे दिल की भावनाएं खुद ब खुद ओवरफ्लो, खुद ब खुद प्राकृतिक रूप से बाहर आती हैं और इसका जो ओरिजिन है वो इमोशन है जिसको कि हम शांति वाली जगह में बैठकर रिकलेक्ट करते हैं, जिसे हम फिर से याद करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। और दूसरी डेफिनेशन नॉलेज और साइंस से रिलेटेड है, जिसमें पोइट्री को राइटर साइंस से भी ऊपर रखता है और पोइट्री को ब्रेथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज कह के बुलाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज टी.एस. एलियट रिजेक्ट्स वर्ड्सवर्थ्स थ्योरी ऑफ पोइट्री हैविंग इट्स ओरिजिन इन इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। एलियट राइट्स द मोर परफेक्ट द आर्टिस्ट
the more completely separates in him will be the man who suffers and the mind which creates. This is why Eliot says that poetry is organization rather than an inspiration. इस पॉइंट में हमें ये बताया गया है दोस्तों कि टी.एस. एलियट वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोइट्री को पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें वर्ड्सवर्थ इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी वाली बात करते हैं। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि पोइट्री का जो ओरिजिन है वो इमोशन है जिसको कि हम शांति में रिकलेक्ट करते हैं और फिर पोइट्री में अपने इमोशंस को प्रकट कर देते हैं दोस्तों। लेकिन एलियट लिखते हैं जितना परफेक्ट आर्टिस्ट होगा वो उतना ही अपने आप को अलग रखेगा अपने इमोशंस से, और वो आदमी जो सफ़र करता है बिल्कुल अलग होगा उस आदमी से जो कुछ क्रिएट करता है। अर्थात टी.एस. एलियट के अनुसार एक पोइट को अपनी पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस नहीं करना होता, बल्कि उसे तो अपनी पर्सनैलिटी से बचना होता है जब वो कोई पोएम लिख रहा हो। इसीलिए एलियट कहते हैं कि पोइट्री एक इंस्पिरेशन नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन राइटिंग द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स कॉलरिज वाज प्लीज्ड calling the work half a child of my own brain, but he was not pleased to discover that Wordsworth modified the work to his own liking. The most remarkable part of Biographia Literaria lies in Coleridge's criticism of Wordsworth's theory of poetry and poetic diction. Lyrical ballads के पहले वाले प्रीफेस में जो 1800 में आया था दोस्तों, कॉलरिज उससे खुश थे और उन्होंने उसे हाफ अ चाइल्ड ऑफ माई ओन ब्रेन कह के बुलाया था। लेकिन बाद वाले एडिशंस में विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने हिसाब से चीज़ों को बदला और ये बात कॉलरिज को पसंद नहीं आई और उन्होंने अपने बायोग्राफिया लिटरेरिया में वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोइट्री और पोएटिक डिक्शन पर प्रश्न उठाए हैं दोस्तों। कॉलरिज क्रिटिसाइज्ड वर्ड्सवर्थ्स थ्योरी ऑफ पोइट्री इन चैप्टर 17 and 18 of Biographia Literaria. According to Coleridge, there is bound to be an essential difference between the language of prose and that of poetry. Coleridge writes, I write in meter because I am about to use a language different from that of prose. Coleridge वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोइट्री को क्रिटिसाइज करते हैं बायोग्राफिया लिटरेरिया के चैप्टर नंबर 17 और 18 में। यहाँ पर कॉलरिज लिखते हैं कि लैंग्वेज ऑफ प्रोज और लैंग्वेज ऑफ पोइट्री में एक इसेंशियल डिफरेंस होता ही होता है, अर्थात पोइट्री की भाषा और प्रोज की भाषा को अलग अलग होना ही होता है। कॉलरिज लिखते हैं मैं मीटर का प्रयोग करके लिखता हूँ क्योंकि मैं उस भाषा का प्रयोग करने जा रहा हूँ जो कि प्रोज वाली भाषा से अलग होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज रैंड वेलेक क्रिटिसाइजेस वर्ड्सवर्थ by saying that his great poems Tintern Abbey, The Immortality Ode, The Solitary Reaper and others too numerous to mention are not written in a selection of language really used by men. जिस तरीके से कॉलरिज ने वर्ड्सवर्थ का क्रिटिसिज्म किया था दोस्तों, वैसे ही रैंड वेलिक भी वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज करते हैं, ये कहते हुए कि वर्ड्सवर्थ बात तो करते हैं एक ऐसी लैंग्वेज की जो कि रियली यूज्ड बाय मैन हो, बहुत सरल हो, लेकिन अपनी फेमस पोएम्स टिंटन एबे, द इमॉर्टलिटी ओड, द सॉलिटरी रीपर और दूसरी बहुत सारी पोएम्स में वो सरल भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, वो उस भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं जिसकी कि वो एडवोकेसी करते हैं, वकालत करते हैं। इन पोएम्स की लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मैन वाली लैंग्वेज नहीं है, ये सरल लैंग्वेज नहीं है, ये कठिन लैंग्वेज है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ अ पोइट इज इसेंशियली अ मैन स्पीकिंग टू मैन। ही दस एम्फेसाइजेस द सोशल फंक्शन ऑफ पोइट्री। अ पोइट राइट्स नॉट फॉर हिज प्लेजर अलोन बट फॉर द प्लेजर ऑफ हिज रीडर्स। टू गिव प्लेजर इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पोइट्री। वर्ड्सवर्थ के अनुसार एक कवि वो इंसान होता है जो इंसानों से बातें कर रहा होता है, इसीलिए वर्ड्सवर्थ पोइट्री के सोशल फंक्शन पर जोर देते हैं दोस्तों। वो लिखते हैं कि जो एक पोइट है वो सिर्फ अपने खुद के प्लेजर के लिए नहीं लिखता,
बल्कि अपने रीडर्स के प्लेजर के लिए लिखता है। टू गिव प्लेजर ही प्राइमरी फंक्शन है पोइट्री का। रोमांटिक एज के पोइट्स में हमने ये बात देखी है दोस्तों कि वो प्लेजर पर जोर देते हैं, वो टीचिंग को या मोरालिटी को प्लेजर के बाद ही रखते हैं। अ पोइट डिफर्स फ्रॉम एन ऑर्डिनरी इंडिविजुअल नॉट इन नेचर बट इन डिग्री। ही इज अ मैन हु हैज ग्रेटर एंड मोर लाइवली सेंसिबिलिटी, greater power of imagination, greater knowledge of human nature, a more comprehensive soul so that he can sympathize and feel for others, greater zest for life and greater powers of communication। इस पॉइंट में हमें ये बताया गया है दोस्तों कि एक पोइट बाकी इंडिविजुअल्स से नेचर में नहीं डिग्री में थोड़ा बड़ा होता है। पोइट एक वो इंसान होता है दोस्तों जो ज़्यादा संवेदनशीलता रखता है, उसकी कल्पना शक्ति ज़्यादा पावरफुल होती है, उसे ह्यूमन नेचर की ज़्यादा समझ होती है और उसकी आत्मा भी थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती है। इसीलिए वो दूसरे लोगों के साथ ज़्यादा सहानुभूति रख पाता है, उसके अंदर जिंदगी को लेकर ज़्यादा उत्साह होता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो ग्रेटर पावर ऑफ कम्युनिकेशन रखता है, अर्थात वो अपनी बात को आम इंसानों से ज़्यादा अच्छे तरीके से कन्वे कर सकता है, ज़्यादा अच्छे तरीके से दूसरों के सामने रख सकता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट इज वर्ड्सवर्थ सेज एवरी ग्रेट पोइट इज अ टीचर। आई विश ईदर टू बी कंसिडर्ड एज ए टीचर और एज नथिंग। रेन वेलेक सेज वर्ड्सवर्थ एक्चुअली एंड्स इन गुड न्यू क्लासिसिज्म एंड हिज पोइटिक प्रैक्टिस does the same tale repeat। यहाँ पर वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि हर महान कवि एक अध्यापक होता है और मैं चाहूँगा कि मुझे एक अध्यापक के रूप में याद किया जाए या फिर याद किया ही ना जाए। रेन वेलेक इसी वजह से वर्ड्सवर्थ के बारे में लिखते हैं क्योंकि वर्ड्सवर्थ एक टीचर की बात करता है, टीचिंग की बात करता है, तो वर्ड्सवर्थ भी एक गुड न्यू क्लासिसिज्म में ही अंत होता है दोस्तों। और रेन वेलेक आगे लिखते हैं कि वर्ड्सवर्थ का पोइटिक प्रोसेस भी उसी टेल को रिपीट कर रहा है जो न्यू क्लासिसिज्म में बार बार रिपीट की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ पोइटिक क्रिएशन एंड दे आर ऑब्जर्वेशन, रिकलेक्शन, कंटेम्पलेशन, इमेजिनेटिव एक्साइटमेंट। इन अ लेटर टू लेडी ब्योमॉन्ट, Wordsworth writes that his object in writing poetry was to console the afflicted, to add sunshine to daylight by making the happy happier। लेडी ब्योमॉन्ट को लिखे अपने लेटर में वर्ड्सवर्थ लिखते हैं कि पोइट्री लिखने का उनका उद्देश्य है जो एफ्लिक्टेड यानी कि पीड़ित लोग हैं उन्हें कंसोल करना, उन्हें राहत देना, और जो हैप्पी हैं, जो खुश हैं, उन्हें हैप्पियर यानी कि ज़्यादा खुशी प्रदान करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज द ईगोटिस्टिकल सब्लाइम इज अ फ्रेज coined by John Keats to describe the poetry of William Wordsworth in a 1818 letter to Richard Woodhouse। The phrase expresses the underlying self-centered nature of Wordsworth's poetry, particularly his use of narrative voice to convey his own conception of a singular truth। Egotistical sublime एक वो फ्रेज है दोस्तों जिसे जॉन कीट्स ने विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया था। ये उन्होंने 1818 में रिचर्ड वुडहाउस को लिखे हुए अपने लेटर में एक्सप्रेस किया था दोस्तों। ये फ्रेज वर्ड्सवर्थ की पोइट्री के सेल्फ सेंटर्ड नेचर को दिखाता है क्योंकि वर्ड्सवर्थ अपनी पोइट्री में नैरेटिव वॉइस का यूज करता है और वो नैरेटिव वॉइस हमेशा अपने वाले कॉन्सेप्ट को ही सिंगुलर ट्रूथ यानी कि इकलौता सत्य मानती है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट इज रॉबर्ट ब्राउनिंग्स पोएम द लॉस्ट लीडर published in 1845 is an attack on William Wordsworth, who just as described in the poem deserted his revolutionary stance and became a supporter of the conservative Tory party in the UK
and then he became the poet laureate of England in 1843. इस पॉइंट में हमें रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम द लॉस्ट लीडर के बारे में बताया गया है दोस्तों, जो 1845 में आई थी और जिसमें ब्राउनिंग ने सीधे सीधे अटैक बोला था विलियम वर्ड्सवर्थ पर। विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपना क्रांतिकारी रवैया छोड़कर टोरी पार्टी से मिल जाने का निर्णय लिया था, जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग को पसंद नहीं आया था। और उसके बाद तो वर्ड्सवर्थ 1843 में इंग्लैंड के पोइट लॉरिएट भी हो गए थे। और वर्ड्सवर्थ के पोइट लॉरिएट बनने पर रॉबर्ट ब्राउनिंग इतने खफा थे कि उन्होंने अपनी पोएम द लॉस्ट लीडर में वर्ड्सवर्थ को एक लॉस्ट लीडर के रूप में दिखाया है और ये कहा है कि कुछ चांदी के सिक्कों के लिए उसने हमें छोड़ दिया। Our 20th point is William Wordsworth was born on 7th April 1770, Cockermouth, United Kingdom, and he died on 23rd April 1850, Rydal Mount and Gardens, Rydal, United Kingdom. At his death in 1850, Lord Alfred Tennyson succeeded the title of Poet Laureate. विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 में ककरमाउथ, कम्बरलैंड, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था दोस्तों, और उनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1850 में राइडल माउंट एंड गार्डन्स, राइडल, यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। और उनकी मृत्यु पर यानी कि 1850 में उनके बाद इंग्लैंड का पोइट लॉरिएट लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन को बना दिया गया था। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज लिरिकल बैलेड्स was first published in America in 1802. The title page of the first volume of the 1802 Philadelphia edition, Lyrical Ballads, states the city of publication as Philadelphia, and below this reads printed and sold by James Humphreys. Lyrical Ballads अमेरिका में सबसे पहले 1802 में आए थे दोस्तों, और ये इंग्लैंड में आए हुए लिरिकल बैलेड्स से भी ज़्यादा पॉपुलर हुए थे दोस्तों। और जिस शहर में इन्हें प्रिंट और पब्लिश कराया गया था, द नेम ऑफ दैट सिटी वॉज फिलाडेल्फिया। इसीलिए अमेरिका में पब्लिश हुए इस एडिशन को फिलाडेल्फिया एडिशन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और इसे प्रिंट और सेल करने वाले थे जेम्स हम्फ्रीज। नेक्स्ट पॉइंट इज In November 1791, Wordsworth visited revolutionary France and became enchanted with the Republican movement there. He fell in love with a French woman, Annette Vallon, who in 1792 gave birth to their daughter, Caroline. Financial problems and Britain's tense relations with France forced him to return to England alone the following year. नवंबर 1791 में वर्ड्सवर्थ क्रांति से भरे हुए उस फ्रांस में प्रवेश करते हैं और वहाँ के रिपब्लिकन मूवमेंट की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, और साथ ही वहाँ की एक फ्रेंच वुमेन एनेटी वेलन से भी वो प्रेम करने लग जाते हैं, जो 1792 में उनकी डॉटर कैरोलिन को जन्म देती है। लेकिन आर्थिक समस्याओं की वजह से और ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में बढ़ते हुए टेंस रिलेशंस की वजह से वर्ड्सवर्थ को इंग्लैंड अकेले ही लौटना पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट इज इन 1802 वर्ड्सवर्थ एंड हिज सिस्टर डॉर्थी विजिटेड एनिटी एंड कैरोलिन। द पर्पज ऑफ द विजिट was to prepare Annette for the fact of his forthcoming marriage to Mary Hutchinson. Afterwards, he wrote the sonnet, "It is a beauteous evening, calm and free," recalling a seaside walk with the 9-year-old Caroline, whom he had never seen before that visit. 1802 में वर्ड्सवर्थ और उसकी बहन डॉर्थी दोबारा से फ्रांस आते हैं, एनेटी और कैरोलिन से मिलते हैं। इस विजिट का मेन मकसद था एनेटी को इस बात के लिए तैयार करना कि अब वर्ड्सवर्थ मैरी हचिंसन से शादी करने जा रहे हैं। फ्रांस से लौटने के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक सोनेट लिखी
जिसका नाम है इट इज़ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री। इसमें वो सी साइड वॉक को याद कर रहे हैं दोस्तों, समुद्र के किनारे की गई वो वॉक जो उन्होंने अपनी 9 साल की बेटी के साथ की थी, जिससे वो पहले कभी नहीं मिले थे। नेक्स्ट पॉइंट इज इन 1802 वर्ड्सवर्थ मैरिड मैरी हचिंसन and with his devoted sister Dorothy as a third member of his household, settled first at Grasmere and later at Rydal Mount, both in that Lake district with which his name is now always associated. इस पॉइंट में हमें ये बताया गया है दोस्तों कि 1802 में वर्ड्सवर्थ और मैरी हचिंसन मैरिज कर लेते हैं और ये ट्रियो वर्ड्सवर्थ, मैरी हचिंसन और डॉर्थी ये तीनों सेटल हो जाते हैं ग्रासमेयर नाम की जगह में और इसके बाद वो राइडल माउंट में रहते हैं। ये दोनों ही जगह लेक डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं दोस्तों। ये वही लेक डिस्ट्रिक्ट है जिससे आज हम वर्ड्सवर्थ के साथ कॉलरिज और सदे के नाम को भी अटैच्ड पाते हैं, क्योंकि फ्रांसिस जेफरे ने 1817 में वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और सदे को लेक पोइट्स कह के बुलाया था और बायरन ने इन तीनों पोइट्स को लेकर्स का नाम दिया था दोस्तों। लेट्स कम टू आवर 25th पॉइंट। द प्रिल्यूड और ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इन ब्लैंक वर्स written by William Wordsworth, intended as the introduction to the more philosophical poem The Recluse, which Wordsworth never finished. The Prelude is an extremely personal work and reveals many details of Wordsworth's life. Wordsworth began the Prelude in 1798 at the age of 28 and continued to work on it throughout his life. He never gave it a title but called it the poem to Coleridge in his letters to his sister Dorothy Wordsworth. The poem was unknown to the general public until the final version was published 3 months after Wordsworth's death in 1850. Its present title, The Prelude, was given to it by his widow Mary Hutchinson. इस पॉइंट में हमें ये बताया गया है दोस्तों कि द प्रिल्यूड और ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जिसको ब्लैंक वर्स में वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखा गया है। इसे वर्ड्सवर्थ एक ज़्यादा बड़ी फिलोसॉफिकल पोएम द रिक्लूस के इंट्रोडक्शन के रूप में प्रयुक्त करना चाहते थे। वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को लिखना 1798 में स्टार्ट कर दिया था जब वो सिर्फ 28 साल के थे और इस पर काम करना जारी रखा जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो गई। उन्होंने इस पोएम को पोएम टू कॉलरिज का नाम दिया था दोस्तों। द प्रिल्यूड नाम तो उनकी वाइफ मैरी हचिंसन ने दिया था और मैरी हचिंसन ही थी जिन्होंने 1850 में वर्ड्सवर्थ की डेथ के 3 महीने बाद इस किताब को पब्लिश कराया था। विद दिस आई एंड टुडेज क्लास फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।